And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. Here we will discuss about multilateral export control regimes, and this topic is important from our syllabus international forums point of view, that is part of paper 3. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। तो देखो, इस आर्टिकल के ऑथर का कहना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हाल फिलहाल में जो मौजूदा सरकार है, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इसकी फॉरेन पॉलिसी लैक्स स्ट्रेटजिक डेप्थ। इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है हमारी करंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में। और उन्होंने कुछ एग्जांपल दे करके इसको प्रूव करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ टेकन इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ चाइना। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे अटेम्प्ट्स लिए। फॉर एग्जांपल, Wuhan summit was conducted, Mamallapuram informal summit was conducted with China in order to build good ties with China, but ultimately all such initiatives failed, and for the first time in 45 years there was a violence on India-China border at LAC. So this is a proof that India's attempt towards building good ties with China has failed, and India's relation with China is currently to an all-time low. उसके अलावा उन्होंने रसिया के साथ इंडिया का एक रिलेशनशिप को एक एग्जांपल की तरह यूज़ किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अभी भी रसिया से लगभग अपने 60% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, और इंडिया अभी भी अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहा है। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, उस टाइम में रसिया ने, जो उस टाइम में यूएसएसआर ग्रुप था, दैट डिसइंटीग्रेटेड टू फॉर्म रसिया नाउ, तो उस टाइम के यूएसएसआर ने क्लियर कट स्टैंड लिया था प्रो चाइना। उस टाइम के यूएसएसआर ने चाइना को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। यूएसएसआर ने साफ साफ कहा था कि वन वाज अ ब्रदर एंड द अदर वाज अ फ्रेंड। तो यानी कि इंडिया को उसने रेफ़र किया था एज ए फ्रेंड, जबकि चाइना को उसने ब्रदर कहा था, और उसने फिर चाइना को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 1962 वॉर। और अभी भी भारत सरकार रसिया से हेविली इंपोर्ट कर रही है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स इंडियाज़ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हाल फिलहाल में जब हमारे चाइना के साथ टेंशन्स बिल्ड हो रहे हैं, तो फिर अब रसिया प्रो चाइना स्टैंड लेगा और इंडिया अभी भी रसिया पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से इंडिया की पोजीशन काफ़ी वल्नरेबल हो रही है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, इंटरनेशनल फॉरम्स में। उसके अलावा ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है इंडियाज़ फेलियर फ्रॉम गेटिंग एंट्री इनटू एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया एंट्री नहीं कर पाया। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब देखो, एक बात को ध्यान से समझो, जो लोग भी ऑथर आर्टिकल्स लिखते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में, वो उन सब का पर्सनल ओपिनियन होता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो पर्सनल ओपिनियन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो ही, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पर्सनल ओपिनियन जस्टिफाइबल हो ही। फॉर एग्जांपल, इस करंट केस में भी आप देखें तो ये जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन ऑथर का इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल आर्टिकल, दैट आई पर्सनली बिलीव इज़ नॉट जस्टिफाइबल। अब इंडिया ने तो चाइना के साथ अपनी अच्छी डिप्लोमेसी के साथ गुड रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश की थ्रू इनफॉर्मल समिट्स लाइक वुहान एंड ममल्लापुरम। अब चाइना बिट्रेड इंडिया एंड कॉज्ड वायलेंस इन गलवान। दैट डज नॉट मीन कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है। दूसरा, ब्लेम किया गया है, इंडिया को अक्यूज़ किया गया है कि इंडिया 60% ऑफ अपना डिफेंस इक्विपमेंट वो रसिया के साथ अभी भी खरीदता है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन रसिया एंड दैट मेक्स इंडियाज़ पोजीशन वल्नरेबल। बट ये 60% तो इंडिया ने हाल फिलहाल में आप देखो तो इंडिया ने बहुत सारा अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफाई किया है। पहले तो इंडिया 80-90% अपना डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से खरीदता था। धीरे धीरे हम उसको कम कर रहे हैं। ओवरनाइट तो हम इसको कम नहीं कर सकते, ख़त्म तो नहीं कर सकते। सो स्लोली वी आर रिड्यूसिंग इट। हम धीरे धीरे इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वी आर नाउ इम्पोर्टिंग आवर डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस, इजराइल। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे भी फोकस कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट से दैट करेंटली इफ इंडिया इज इम्पोर्टिंग 60% ऑफ इट्स डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम
Russia, that means that India's foreign policy lacks strategic depth. The Indian government is already trying to diversify its defense equipments और defense procurement. तो इस कारण से ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है टू प्रूव इंडियाज़ फेलियर इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ये जो तीसरा पॉइंट है दैट इंडिया कुड नॉट गेट एंट्री इनटू NSG, इस पे हम फोकस करेंगे. और इस पॉइंट की मदद से वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स, जिसका NSG एक पार्ट है, एक टाइप है. ओवरऑल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स को हम इस आर्टिकल की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स होते क्या हैं. दे आर वॉलेंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्रिएटेड बाय द मेजर सप्लायर कंट्रीज. अंडर दिस member countries commit each other to regulate the supply of weapon and weapon technology, and objective is to prevent the proliferation of weapons of mass destruction. इसको सरल शब्दों में इस इमेज से समझते हैं, इस एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि हाउ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम वर्क्स. देखो मान लो कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री सी और कंट्री डी है. तो ये बहुत सारे कंट्री हो गए, यहाँ पे मैंने 4 रिप्रेजेंट किया, और भी सारे कंट्री जा सकते हैं. तो इस कारण से उसको हमने कहा है मल्टीलेटरल, मल्टी कंट्रीज़. अगर इन्होंने मिल करके मान लो कोई एक अग्रीमेंट साइन कर लिया और उस अग्रीमेंट में उन्होंने एक दूसरे को कमिट किया कि हमारे पास जो भी वेपन है डिस्ट्रक्शन के, मास डिस्ट्रक्शन के, जो भी हमारे पास वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे या ट्रेड करेंगे, उसको किसी अलग कंट्री के साथ, दैट कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, दैट कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट, उसके साथ हम शेयर नहीं करेंगे. इफ़ अ ग्रुप लाइक दिस इज मेड where multilateral means many countries come together for the purpose of export control of defense equipments and technologies, then that kind of agreement is known as multilateral export control regimes. And in present time there are 4 such multilateral export control regimes: nuclear supplier group, the Australian group, the missile technology control regime, and the Wassenaar arrangement. सो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में सबसे पहले समझते हैं. दिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज क्रिएटेड इन 1974 आफ्टर इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट. आपको पता है कि 1974 में इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था. उसके बाद से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन ना बना पाएँ, उसको रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनाई गई जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग वाज मेनली ब्रॉट ऑन इंसिस्टेंस ऑफ US एंड इट्स यूरोपियन अलाइज, NATO ग्रुप. तो अभी के टाइम में इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के 48 मेंबर्स हैं और इनका कमिटमेंट क्या है एक दूसरे से, जैसा कि मैंने आपको बताया. जैसे इस केस में NSG के अंदर ये 48 कंट्रीज है, जहाँ पे ये मैंने 4 इलस्ट्रेट करने के लिए दिया है. NSG के केस में दीज आर 48 कंट्रीज. उन्होंने कमिट क्या किया है कि वो अपने से बाहर किसी भी कंट्री को ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे ना न्यूक्लियर मटीरियल देंगे. अब जरा देखते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. देखो 2016 में इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, जब इंडिया ने लगभग सारे ही 48 मेंबर्स को कन्विंस कर लिया था टू गिव इंडिया एंट्री इनटू NSG. इंडिया NSG का मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया को ही तो रोकने के लिए 1974 में NSG बनाया गया था, इंडिया जैसे कंट्रीज़ को रोकने के लिए, खासकर जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इन 1974. तो इंडिया ने 2016 में NSG के अंदर एंट्री पाने के लिए बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई. दुनिया के लगभग सारे कंट्रीज़ को जो NSG के मेंबर, उनको सबको कन्विंस कर लिया था. देखो NSG में एंट्री पाने के लिए जो भी मेंबर कंट्रीज हैं सबका अप्रूवल ज़रूरी है. जब तक सारे के सारे अप्रूव नहीं करते हैं तब तक NSG के अंदर मेंबरशिप नहीं मिल सकती थी. तो इंडिया ने लगभग सबको कन्विंस कर लिया था, लेकिन अंत में चाइना ने इंडिया की एंट्री को ब्लॉक कर दिया. चाइना ने कहा कि अ कंट्री मस्ट साइन NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू NSG, एंड इंडिया वाज नॉट सिग्नेटरी टू NPT. अब ये NPT क्या होता है इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑफ 9 फरवरी 2020, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं. अब ये उस टाइम के कुछ कार्टून्स मैंने आपके साथ शेयर किए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन 2016. मोदी सरकार ने तो बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी और लगभग सबको कन्विंस कर लिया था टू गेट एंट्री इनटू NSG, लेकिन अंत में ये चाइना ने ब्लॉक कर दिया. चाइना ने कहा कि पहले NPT साइन करो तभी जाकर के तुम्हें NSG के अंदर मेंबरशिप मिलेगी. चाइना के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री था जिसने हमें
आप ऐसा बोलते हैं धोखा दिया, बिट्रे किया। स्विट्ज़रलैंड पे हम डिपेंड कर रहे थे अंत अंत तक कि स्विट्ज़रलैंड हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन अंत में स्विट्ज़रलैंड ने भी अपोज किया इंडियाज एंट्री टू एनएसजी। ये एक उसी टाइम का कार्टून है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जापान, यूएस, ऑलमोस्ट एंटायर यूरोपियन यूनियन वाज सपोर्टिंग इंडिया फॉर इट्स एंट्री इनटू एनएसजी, जबकि चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, चाहे जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, इनका मेन इंटरेस्ट क्या था आखिर इंडिया से? इंटरेस्ट इज़ ट्रेड फैक्टर। उनको पता है कि इंडिया के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करने का। इंडिया के अंदर अभी बस 3% पावर हम जनरेट करते हैं थ्रू न्यूक्लियर सोर्स, जबकि वी हैव ए ओवरऑल टारगेट ऑफ जनरेटिंग 20% पावर फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज। दैट मीन्स इंडिया हैज ए ह्यूज पोटेंशियल, इंडिया इज ए बिग मार्केट फॉर सेलिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टॉलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इस कारण से ये कंट्री जैसे जापान या फ्रांस या यूएस, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो इस्टेब्लिश करने की टेक्नोलॉजी है, उनके पास कम्पिटेंस है, वो चाहते थे कि इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए, ताकि उसके बाद वो आराम से इंडिया के अंदर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो एक तरफ मार्केट फैक्टर या ट्रेड फैक्टर के कारण ये सब सपोर्ट कर रहे थे जापान, फ्रांस, यूएस। दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान फैक्टर के कारण इंडिया की एंट्री एनएसजी से ब्लॉक कर दी। सो ये उस टाइम का कार्टून है जहाँ पे इंडिया ने काफ़ी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, फिर भी इंडिया को एनएसजी के अंदर मेंबरशिप नहीं मिल पाई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप फोकसेज ऑन कंट्रोलिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से वेपन ना बनाया जा सके, इसके लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया। दिस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वॉज क्रिएटेड इन 1985 के अंदर, जब ईरान और इराक के बीच में वॉर चल रहा था, दैट स्पैन फ्रॉम 1980 टू 1988। उस टाइम में इराक ने केमिकल वेपन यूज किया अगेंस्ट ईरान, और उसके बाद से ही केमिकल वेपन के स्प्रेड को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया। एंड दिस हैज़ 43 मेंबर कंट्रीज़ एंड इंडिया ज्वाइंड दिस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इन 2018। तो अब देखो, इसके अंदर, इस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के अंदर 54 कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं, 54 केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका ट्रेड पे, जिनके फ्लो पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। उसके अलावा अगला है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम का फ्रेमवर्क, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR, इसके अंदर देयर इज ए प्रिवेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोलिफरेशन और सेल ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स who can carry a payload of 500 किलोग्राम for a distance more than 300 किलोमीटर। तो कोई भी ऐसा मिसाइल जो 500 किलोग्राम से ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है और 300 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, उनके खरीदने पे, बेचने पे, ओवरऑल ट्रेड पे लिमिटेशन लगाया गया अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसके 35 मेंबर्स है। 35 मेंबर्स मतलब ये आपस में ही ये इस तरह की मिसाइल खरीदेंगे, बेचेंगे, किसी नॉन मेंबर कंट्री को ये नहीं बेचेंगे। एंड इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ MTCR इन 2016। उसके अलावा जो चौथा फ्रेमवर्क है वो है वासेनार अरेंजमेंट। दिस वासेनार अरेंजमेंट रेगुलेट्स ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स। ड्यूअल यूज गुड्स मतलब वो गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्यूअल पर्पस, मल्टीपर्पज़, जैसे कि पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे गुड्स को हम कहते हैं ड्यूअल यूज गुड्स। उसका एक एग्जांपल है डायनामाइट। डायनामाइट आपको पता है कि बॉम्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और डायनामाइट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। पहाड़ वगैरह को डायनामाइट से उड़ा करके और फिर वहाँ पर रोड्स बनाए जाते हैं। तो डायनामाइट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स। और ड्यूअल यूज गुड्स के फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए अग्रीमेंट लाया गया है वासेनार अरेंजमेंट। इसके अंदर 42 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड इंडिया ज्वाइंड दिस वासेनार अरेंजमेंट इन 2017 एज 42nd मेंबर। तो आपको एक बात याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आउट ऑफ दिस 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स, इंडिया इज मेंबर ऑफ 3, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR एंड वासेनार अरेंजमेंट, बट इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ NSG। इंडिया ट्राई टू गेन मेंबरशिप ऑफ NSG in 2016, but it was blocked by China on the pretext that India must sign NPT first, then only India can be given entry to NSG. The next article is taken from international segment. It is about Israel UAE डील इम्प्लीकेशंस। तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इजराइल और यूएई के बीच में डील साइन हुई है। आज के इस आर्टिकल में हम उसका पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन देखेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू।
तो देखो, इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमें वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को पहले समझना होगा। वेस्ट एशिया के अंदर जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको पहले समझना होगा। पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर ब्रीफली देखते हुए चलेंगे। पहला जो मेजर कन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया के अंदर वो है सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, जिसमें सिया ग्रुप इज लेड बाय ईरान, उसको सपोर्ट करता है सीरिया अंडर बशर अल असद। उसके अलावा उसको सपोर्ट करता है हिजबुल्ला ऑफ लेबनान। और उसके अलावा जो हौतीज हैं, जो हौती रेबल्स हैं येमेन के अंदर, वो सिया ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल सिया ग्रुप इज़ लेड बाय ईरान, ये तो आप जानते ही हैं। जबकि सुन्नी ग्रुप इज़ लेड बाय सऊदी अरबिया। और इन 4-5 कंट्रीज़ को छोड़ करके, चाहे वो लेबनान हो या सीरिया हो, ईरान हो और येमेन को छोड़ करके, बाकी सारा जो लगभग वेस्ट एशिया है, दे फॉलो दिस सऊदी अरेबिया ग्रुप हु मोस्टली फॉलो सुन्नी। तो पहला जो मेजर पॉलिटिक्स है वेस्ट एशिया का वो है सिया वर्सेस सुन्नी। दूसरे शब्दों में बोले तो ईरान वर्सेस सऊदी अरबिया। तो 4-5 कंट्रीज़ ईरान की तरफ, बाकी सब सऊदी अरबिया की तरफ। और ये जो सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17 अप्रैल 2020। तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इस तारीख के न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख सकते हैं। दूसरा जो मेजर कन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया का वो है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 मई 2020। तो उसको जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आई होप आप सबको याद होगा ही, मैंने कई दफ़ा इसको डिस्कस किया है कि वेस्ट एशिया के अंदर एक इजराइल ऐसा कंट्री है जो जूस रिलीजन को फॉलो करता है, जबकि उसने काफ़ी सारा इस पार्ट का जो लैंड है जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रहते थे, मतलब अरब स्पीकिंग इस्लामिक पीपल, उनके लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है इजराइल ने, इन जूस लोगों ने। और उस कारण से इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट है। पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, और इजराइल हमेशा कोशिश करता है कि ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक वो कैप्चर कर ले। उसने हाल फिलहाल में किस तरह का प्लान भी निकाला था जहाँ पे उसने बोला था कि इट विल कैप्चर इंटायर वेस्ट बैंक, जबकि पैलेस्तीन चाहता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आइडेंटिफाई किया जाए और पैलेस्तीन को एक ऑटोनोमस सोवरेन स्टेट बना दिया जाए। और इजराइल पैलेस्तीन को कभी भी ऑटोनोमस सोवरेन स्टेट बनने नहीं देता है। तो दिस इज़ द 2 मेजर फॉल्ट लाइन और कन्फ्लिक्ट ऑफ वेस्ट एशिया। अब तीसरा इशू ज़रा समझो। देखो, वैसे तो सिया और सुन्नी ग्रुप यानी कि ईरान और सऊदी अरबिया ग्रुप हर मामले में एक दूसरे से फाइट करते हैं, हॉस्टाइल रहते हैं, लेकिन एक इजराइल ऐसा मुद्दा है जहाँ पे ये दोनों कॉमन हो जाते हैं। फॉर देम इजराइल इज़ अ कॉमन एनिमी। सो फॉर बोथ सिया एज वेल एज सुन्नी, इजराइल इज़ अ कॉमन एनिमी। एक अकेला ऐसा मुद्दा, ये इजराइल मुद्दा, जहाँ पे ईरान सऊदी सब एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिया और सुन्नी से ऊपर का है। ये इस्लाम वर्सेस जूस का है मुद्दा यहाँ पे, इस कारण से ये सब साथ में आ जाते हैं। बोथ ग्रुप बिलीव दैट इजराइल हैज़ इलीगली ऑक्यूपाइड पैलेस्तीन, और दोनों ही ग्रुप का ओवरऑल कमिटमेंट रहता है कि पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है और इजराइल को ख़त्म करना है। और इस कारण से दोनों ही कंट्री, चाहे सऊदी अरबिया हो या ईरान हो, दे डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विथ इजराइल। और अब इसमें एक चौथा एंगल समझते हैं, द यूएस एंगल, द अमेरिकाज एंगल इन वेस्ट एशिया। तो देखो, अमेरिका इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि इजराइल इज अ जूइश स्टेट एंड मैनी जूइश पीपल होल्ड गुड पोजीशन इन यूएस पॉलिटी। तो दैट इज़ वाई इजराइल ऑलवेज मेंटेन गुड टाइज विथ यूएस। इजराइल और यूएस के हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं। जो भी सरकार आए, चाहे डेमोक्रेट्स की आए या रिपब्लिकन्स की आए यूएस के अंदर, वो इजराइल को सपोर्ट करती ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिकॉज इन्फ्लुएंशियल पीपल इन यूएस सोसाइटी, मैनी ऑफ देम आर जूस पीपल। सो इजराइल ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम यूएस, जबकि सऊदी अरबिया ऑलवेज गेट्स सपोर्ट फ्रॉम यूएस एज वेल, बिकॉज सऊदी एंड ईरान दुश्मन हैं और यूएस और ईरान भी दुश्मन हैं। तो नेचुरली दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फंडा लगता है। एंड सऊदी अरबिया एंड यूएस आर गुड, मेंटेन गुड डिप्लोमेटिक टाइज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दैट इज़ द यूएस एंगल। सो अब आपको एक बात जब सरल शब्दों में समझनी है कि वैसे तो ईरान और सऊदी अरबिया आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इजराइल के मुद्दे पे ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, और यूएस सऊदी अरबिया और इजराइल के साथ है और ईरान के अगेंस्ट है। अब ये करंट डील, ये न्यूज़ समझते हैं।
यूएई देखो आप, यहाँ पे एक ऐसा कंट्री है जो कि सऊदी अरबिया के साइड का है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 3-4 कंट्रीज़ को छोड़ करके बाकी सब सऊदी अरबिया को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह का आप समझो कि सुन्नी कंट्री है दैट फॉलोज सऊदी अरबिया इट्स लीडर इन वेस्ट एशिया। तो एक अरब सुन्नी कंट्री है दैट फॉलोज सऊदी अरबिया। और यूएई ने इजराइल के साथ एक डील साइन कर लिया है, जिसके हिसाब से अब यूएई इजराइल के साथ अब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा। दिस डील वाज ब्रोकर्ड बाय यूएस, तो यूएस ने मीडिएट किया है, जिसके बाद ये डील साइन किया गया है। अब अंडर दिस एग्रीमेंट इजराइल वुड सस्पेंड इट्स प्लान टू एनेक्स पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। तो अब इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा, फोर्सफुली एक्वायर नहीं करेगा, और उसके बदले में यूएई ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। अब इस डील का इम्प्लीकेशन समझते हैं। व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस, आउटकम ऑफ दिस डील। सबसे पहले तो वीकनिंग ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड सपोर्ट फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। जब एक तरफ, अभी तक आप समझो, एक अकेला ऐसा मुद्दा था जिसमें पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ हो जाता था, और पूरा का पूरा आप समझो तो इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ हो जाता था इस एरिया का, वेस्ट एशिया का, और वो था इजराइल का मुद्दा। अब वो सपोर्ट पैलेस्तीन के लिए कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अब यूएई जो कि सऊदी अरबिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एलाई है, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड आप कह लो, यूएई है सऊदी अरबिया का। और अगर यूएई इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। वैसे सऊदी अरबिया ने अभी तक इस डील के बारे में कुछ भी कहा नहीं है ऑफिशियली, लेकिन इसको कंडेम भी नहीं किया, यानी कि इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया भी अब इजराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहा है। इसका ये मतलब है कि जो सऊदी अरबिया, जो सबसे पावरफुल कंट्री है वेस्ट एशिया का, वो धीरे धीरे प्रो इजराइल बन रहा है। और इसका मतलब ये है कि पैलेस्तीन का स्टेटहुड पाने का सपना और भी कमज़ोर हो जाएगा। और इस कारण से पैलेस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने कहा है कि इट इज़ ए स्टैबिंग इन द बैक ऑफ आवर पीपल बाय यूएई। यूएई ने हमारे पीठ में खंजर मारा है, यूएई ने हमें चीट किया है। और धीरे धीरे सऊदी अरबिया और सब जो मेन इनके सपोर्टर्स थे पैलेस्तीन के, धीरे धीरे वो प्रो इजराइल होते जा रहे हैं। दूसरा, इट इंडिकेट्स अ शिफ्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। तो अब ओवरऑल देखो वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में अब मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। इस कारण से देखो कैसा था, पहले ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों एक साथ थे, यानी कि शिया सुन्नी दोनों एक साथ थे अगेंस्ट इजराइल। अब धीरे धीरे इक्वेशन बदलता हुआ दिख रहा है वेस्ट एशिया के अंदर। नाउ इजराइल इज कमिंग अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया अगेंस्ट ईरान। तो ये जो शिया ग्रुप है, ईरान वाला और बशर अल असद का सीरिया, फिर हिजबुल्लाह इन लेबनान एंड यमन के अंदर हौती शिया, जब ये जो शिया ग्रुप है ये कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया और इजराइल धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू डील। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, जो वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ऑर्थोडॉक्स है, वो हमेशा ही प्रो इस्लाम बातें करती है। तो नेचुरली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस डील को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस डील इज अगेंस्ट पैलेस्टीन एंड पैलेस्टीन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट इस्लामिक पीपल बाय जूस एंड यूएस। तो इस कारण से पाकिस्तान के लोग इस डील को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अगर वो इस डील को सपोर्ट नहीं करती है तो यूएई और सऊदी अरबिया से आने वाला फ़ंड रुक जाएगा। और अगर पाकिस्तान की सरकार इस डील को सपोर्ट करती है तो पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो पाकिस्तान सरकार के लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इमरान खान गवर्नमेंट। उसके अलावा यूएस का क्या फ़ायदा होगा इसमें ज़रा देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास एक मेजर चीज़ आ गई अब दिखाने के लिए कि हमने वेस्ट एशिया में कुछ अचीव किया है, पीस प्रोसेस को डेवलप किया है। अब इस डील के बाद जो यूएस ने ब्रोकर किया है यूएई और इजराइल के बीच में, उसके बाद इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन ओपोनेंट हैं जो बिडेन, उनको भी मानना पड़ा कि हाँ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ यूएस। तो दिस इज़ वन मेजर अचीवमेंट फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ही कैन शो केस कि उन्होंने वेस्ट एशिया में पीस डेवलप करने के लिए एक मेजर डेवलपमेंट लेकर के आए हैं। अब इंडिया के लिए ज़रा देखते हैं। देखो इंडिया के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा कश्मीर मुद्दे को लेकर के, कई सारे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं ना कश्मीर के, वो कश्मीर को इक्वेट करते हैं पैलेस्तीन से
कि जिस तरीके से इजराइल ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्तीन के बहुत सारे टेरिटरीज़ को, वैसे ही वो कहते हैं सेपरेटिस्ट लीडर्स कश्मीर के कि इंडिया ने इलीगली कैप्चर कर रखा है कश्मीर को। लेकिन अब धीरे धीरे अगर पैलेस्तीन का जो इशू है वो वीक होता जाएगा, अगर पैलेस्तीन धीरे धीरे कॉर्नर होता जाएगा, आइसोलेट होता जाएगा, तो नेचुरली कश्मीर इशू भी धीरे धीरे वीक होता जाएगा। इशू ऑफ मेकिंग कश्मीर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया, दैट इशू विल बिकम वीक। ओवरऑल इंडिया का स्टैंड जरा देखते हैं। इंडिया ने देखो मिडिल पाथ अपनाया है। इंडिया ने इस डील को सपोर्ट भी किया ऑफिशियली। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि दिस यूएई इजराइल डील विल प्रमोट पीस in West Asia, it will promote trade in West Asia, so this trade and commercial interdependence between Arab world and Israel will promote peace in West Asia. At the same time, India ने ये भी कहा है कि India stands for two state solution, two nation solution under resolution number 181 of UN. तो 1947 में ही एक रिजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसमें बोला गया था कि 2 अलग अलग कंट्री बनाए जाएंगे इस जगह पे। इजरायली लोगों के लिए, जूस लोगों के लिए बनाया जाएगा इजराइल, और बाकी पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, इस्लामिक लोगों के लिए बनाया जाएगा एक अलग कंट्री पैलेस्तीन, अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन नंबर 181 ऑफ यूएन। लेकिन ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि इजराइल ने ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा एरिया इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है। तो देखो, द रिजोल्यूशन अटेम्प्टेड टू डिवाइड द एरिया अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ अरब एंड जूस इन ईच एरिया। तो जहाँ पे अरब लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे पैलेस्तीन बनाया जाता, जहाँ पे इजरायली जूस लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे इजराइल बनाया जाता। तो ये देखो ब्राउन कलर से हमने वो जूस स्टेट दिखाया, तो प्रपोज्ड जूस स्टेट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये जो जेरूसलम सिटी था, दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन द टू साइड, अरब इजराइल एज वेल एज पैलेस्टीन, दैट वाज टू बी केप्ट एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल कंट्रोल्ड सिटी, दैट वुड बी नॉट कंट्रोल्ड बाय आइदर साइड। तो ये प्रपोजल था, लेकिन ये प्रपोजल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इंडिया का मानना है, इंडिया का स्टैंड है कि इंडिया वांट्स दिस प्रपोजल टू बी इम्प्लीमेंटेड। इंडिया चाहता है कि पैलेस्तीन को स्टेटहुड मिले। तो इस तरह से इंडिया ने एक बीच का रास्ता अपनाया। और इंडिया के लिए आप देखो अब रास्ता काफ़ी सरल हो गया है। ईरान ने चाइना के साथ इतनी बड़ी डील साइन करके इंडिया के लिए ओपन पाथ दे दिया। अब इंडिया आसानी से इस डील को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान के साथ अब इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो वैसे ही स्ट्रेन हो चुके हैं। तो इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग मोर ऑन मेंटेनिंग इट्स गुड टाइज विथ यूएई एंड सऊदी अरबिया। अगर इंडिया इस डील को कंडेम करता इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड टाइज विथ ईरान, तो फिर सऊदी और यूएई के साथ हमारे संबंध थोड़े ख़राब होते। तो इंडिया ने इस डील को सपोर्ट किया है। The next article is taken from economy segment, center to receive rupees 57,128 crore from RBI. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं। हमारी जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, इसकी भी कुछ कमाई होती है हर साल। कमाई कौन कौन से तरीक़ों से हो सकती है? फॉर एग्जांपल, इसके पास कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं फॉर पर्पस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इसको इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके अलावा इसके पास कई सारे फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, आपको पता है डॉलर, यूरो सब होते हैं आरबीआई के पास। ऐसा नहीं है कि आरबीआई उन डॉलर यूरोज़ को जमा करके रखती है, आरबीआई उन डॉलर यूरोज़ को कहीं कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो वहाँ से भी आरबीआई की कमाई होती है। तो देयर आर सर्टेन वेज ऑफ अर्निंग फॉर आरबीआई। और जब हर साल आरबीआई की कमाई होती है तो आरबीआई उसका एक सर्टेन पार्ट भारत सरकार के साथ शेयर करती है एज डिविडेंड। कोई भी सरकारी कंपनी जब भी उसकी साल भर की कमाई होती है तो उसका अपने कमाई का एक सर्टेन हिस्सा, अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा वो भारत सरकार के साथ शेयर करती है एज डिविडेंड, क्योंकि भारत सरकार ही तो मेन ओनर है उस कंपनी की। तो वैसे ही आरबीआई भी एक सरकारी कंपनी की तरह, एक पीएसयू की तरह आप कह लो, अपनी कमाई का, अर्निंग का एक सर्टेन हिस्सा भारत सरकार के साथ शेयर कर लेती है एज डिविडेंड, जबकि वो रिमेनिंग हिस्सा अपने साथ रखती है। द रिमेनिंग मनी इज केप्ट विथ आरबीआई एज रिजर्व्स। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। द करंट न्यूज़ सेज दैट आरबीआई हैज़ नाउ अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ रुपीज़ 57,128 करोड़ एज डिविडेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फिजिकल ईयर 2020। तो इस साल का फिजिकल ईयर का उनके अर्निंग के हिसाब से उन्होंने डिविडेंड डिसाइड किया सरकार के लिए, वो है 57,128 करोड़। और बाकी बचा हुआ पैसा वो अपने रिजर्व फंड में डाल देंगे आरबीआई। तो आरबीआई के रिजर्व फंड में क्या क्या किस किस तरह के फंड होते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। उनके रिजर्व फंड के अंदर भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होती हैं। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ फंड ऑफ आरबीआई, टुगेदर दे आर नोन एज रिजर्व फंड ऑफ आरबीआई। जो पहला फंड होता है
सब फंड ऑफ आरबीआई रिजर्व फंड, उसका नाम है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई भी कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट के लिए आरबीआई ये फंड रखती है। और इसी फंड के से आरबीआई ने पिछले साल लगभग 1,48,000 करोड़ भारत सरकार को ट्रांसफ़र किया था टू मीट कंटिजेंसी नीड। दूसरा एसेट डेवलपमेंट फंड, टू डेवलप अ न्यू फंड बाय आरबीआई। एसेट डेवलपमेंट फंड का मतलब समझो, देखो आपने कई दफ़ा सुन रखा होगा कि आरबीआई ने एक नया फंड बनाया टू डेवलप म्यूचुअल फंड सेक्टर, आरबीआई ने एक नया फंड सेटअप किया टू डेवलप बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। तो वो सब जो फंड बनाती है आरबीआई, a new fund that is brought or that is built from this asset development fund reserve of RBI। उसके अलावा आरबीआई कुछ एक पैसा गोल्ड के फॉर्म में रखती है या फॉरेन करेंसी एसेट के फॉर्म में रखती है। और अगर गोल्ड की प्राइस डेप्रिसिएट हो गई या फॉरेन करेंसी की प्राइस डेप्रिसिएट हो गई तो उसके कारण से जो लॉस होगा, उस लॉस को मेकअप करने के लिए आरबीआई एक अलग रिजर्व फंड रखती है जिसका नाम है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके अलावा आरबीआई के पास कई सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे अगर कुछ लॉस होता है या कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं आरबीआई के पास, उस पे अगर कोई लॉस होता है आरबीआई को, तो उस लॉस को मेकअप करने के लिए आरबीआई के पास होता है ये फंड जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आरबीआई बहुत सारे फॉरेन मार्केट में पैसा लगाती है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड मार्केट में पैसा लगाती है ताकि उससे अर्निंग हो। लेकिन अगर उससे कभी लॉस हो जाए तो उस लॉस को ऑफसेट करने के लिए आरबीआई के पास पांचवा तरह का रिजर्व फंड है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट रिजर्व फंड। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, आरबीआई की हर साल कमाई होती है, उस कमाई का एक सर्टेन हिस्सा वो भारत सरकार के साथ शेयर करते हैं एज डिविडेंड, बाकी सारा वो पैसा वो अपने रिजर्व में रखते हैं। रिजर्व के अंदर भी 5 तरह के फंड होते हैं और उन पाँचों फंड का अलग अलग काम है। इनको मैंने ब्रीफ में समझाया है, डिटेल में आपसे वो नहीं पूछेंगे इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इतना ही पूछ सकते हैं एटमैक्स। अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे डिटेल में इन सारे फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक और बात सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 27 अगस्त 2019 को मैंने एक न्यूज़पेपर एनालिसिस किया था ऑफ बिमल जलान कमेटी रिकमेंडेशन ऑन कंटिजेंसी रिजर्व फंड ऑफ आरबीआई। तो बिमल जलान कमेटी ने कहा था कि कंटिजेंसी रिजर्व फंड ऑफ आरबीआई शुड बी ब्रॉट डाउन टू 5.5%। ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 अगस्त 2019 और मुझे लगता है कि वो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो आप प्लीज़ इस, अगर आपको बिमल जलान कमेटी रिकमेंडेशन नहीं याद है तो आप 27 अगस्त 2019 वाले को जरूर रिवाइज कर लेना बिफोर योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, एटलीस्ट आई बिलीव दिस। उसके अलावा टर्की का मैप आप जरूर रिवाइज कर लेना, टर्की और सऊदी अरबिया का मैप इस साल के लिए जरूर रिवाइज कर लेना। लेट अस सी सम प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। Defense Minister Rajnath Singh has launched Srijan portal, which is a one-stop shop online portal that provides access to the vendors to take up items that can be taken up for indigenization. Second, in a significant step towards space exploration, a team of researchers from the Indian Space Research Organization and IISc Bangalore have developed a sustainable process to make space bricks on the lunar surface. Third, a week after Mauritius declared national emergency over an oil spill near its coast, यहाँ पे देखो ऑयल स्पिल हुआ था मॉरिशस के कोस्ट पे। Now Prime Minister Pravind Jagunath has announced that it has been cleaned up completely. देखते हैं ऑयल स्पिल को किस तरह से 3 तरीके से क्लीन अप किया जा सकता है। पीटी में एज इट इज उठ के आ जाएगा। पहला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग, इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सी सरफेस बिफोर इट इज एबल टू रीच द सेंसिटिव एरियाज अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। सेकेंड मेथड इज इन सीटू बर्निंग। इन सीटू बर्निंग मीन्स बर्निंग ए पर्टिकुलर पैच ऑफ ऑयल आफ्टर इट हैज़ कंसनट्रेटेड इन वन एरिया। Third approach is releasing a chemical dispersant on the oil spill area so that it could break down the oil spill into smaller droplets. So these are the 3 methods to clean oil spill. सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लेगा। 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं मेथड्स ऑफ ऑयल स्पिल क्लीनिंग। That's all from our side for today. Thanks for watching. And from SPM IS Academy team, we wish you all a very happy Independence Day.